नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है और आज उसी अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर 1 में जैसे हमारी एक परंपरा रही है कि हम हमेशा चैप्टर फ्लो डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर फ्लो। हम पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वो क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद संप्राप्ति रेवेन्यू की चर्चा करेंगे। लाभ का अधिकतमीकरण या जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे एक फर्म का पूर्ति वक्र या जो सप्लाई कर्व है उसकी चर्चा करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमारे ये मेन टॉपिक्स है जो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हमारा एक टॉपिक है पूर्ण प्रतिस्पर्धा का है। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसकी चर्चा करेंगे। पारिभाषिक जो उसके लक्षण है वो देखेंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि कक्षा 12 में आप अपना बोर्ड में टॉपर लिस्ट में नाम देखें तो कोई भी विद्यार्थी इन कोर्सेज से ना चुके। कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में आप लोगों को मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको मिलेंगे हैंड रिटेन नोट्स, आपको मिलेंगे हर क्लास हर वन शॉट की पीडीएफ, आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर और आपके होंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और ये जो एप्लीकेशन है लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी सुविधाएं आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप इन 2 नंबरों पे कॉल करिए टीम को और कहिए कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल और बिल्कुल नाम मात्र फीस में। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज के लेक्चर को। सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स की अभी तक का अगर हम लोग सिलेबस पर एक बार नजर डालें, 12th के सिलेबस पे डालते हैं नजर, तो माइक्रो जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो जिसको हम लोग कह रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो दोनों बुक्स हैं इन दोनों बुकों में देखें तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं माइक्रो में टोटल 5 चैप्टर है। 5 में से हम लोगों ने जो कवर कर लिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कवर कर लिया, फोर्थ अब हमने शुरू कर दिया। उसके बाद अगर मैं मैक्रो की बात करूं, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ हो गया और सिक्स्थ भी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई बाकी है तो वो एक चैप्टर 2 बाकी है और यहाँ पर जो बाकी रहेगा वो चैप्टर 5 बाकी रहेगा। मतलब इस चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद अपने 2 चैप्टर बाकी रहेंगे, फिर क्लास 12th इको का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन लोग वन शॉट की शुरुआत कर देंगे। तो काफी कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। और जैसे समष्टि का तो अब जो बाकी है राष्ट्रीय आय का लेखांकन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इसमें भी चैप्टर 5 है, अच्छा चैप्टर है। चैप्टर कोई सा भी बेकार नहीं होता अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो। मतलब मेरी तरफ से ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस होने वाला है। अब आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो अपन ने टोटल 3 चैप्टर इसमें से कवर कर लिए हैं और 5 इसमें से कर लिए हैं। 8 चैप्टर अपने हो गए, एक अपने आज शुरू कर दिया और 2 बाकी है जो आगे हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये अभी तक अपन लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम लोग जो आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर से अगर थोड़ा सा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पहले पढ़ा था उस पर ध्यान दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 1 आपने पढ़ा था परिचय, अध्याय 2 में आप लोगों ने बात करी थी उपभोक्ता की, जो कंज्यूमर है उसके पूरे व्यवहार को, उसके पूरे जो बिहेवियर है उसको समझने की कोशिश हमने चैप्टर 2 में करी थी। तीसरा जो चैप्टर था उसमें हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की चर्चा कर ली थी, उत्पादन तथा लागत की बड़े विस्तार से और विस्तृत तरीके से अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो एक फर्म होती है, पहली बात तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। फर्म या जो इंडस्ट्री है उसमें अंतर आपको बता देता हूं। फर्म या इंडस्ट्री, बहुत सी बार ये जो दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। कभी फर्म को इंडस्ट्री कहा जाता है, कभी इंडस्ट्री को फर्म कहा जाता है। और जनरली हम अभी यहाँ पे पूरी किताब में फर्म के लिए हिंदी में भी फर्म ही इस्तेमाल हुआ है और इंडस्ट्री के लिए जो होता है वो उद्योग शब्द का प्रयोग होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअल में फर्म में जब बात करी जाती है तो फर्म एक इंडिविजुअल के लिए बात करी जाती है। इंडिविजुअल के लिए कैसे बात करी जाती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं मोबाइल बनाने वाली ये जो कंपनी है, एक्स कंपनी जो है, ये एक्स कंपनी एक फर्म है जो क्या करती है, मोबाइल का निर्माण करती है। ये दूसरी कंपनी है, वाई कंपनी है, जो क्या करती है,
मोबाइल का निर्माण करती है। तो ऐसे करके जो एक एक की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। और इंडस्ट्री का शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, एक वस्तु बनाने वाले सारे के सारे जो फर्म है उन सबको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। हम कहेंगे मोबाइल उद्योग, मोबाइल इंडस्ट्री। अब मोबाइल इंडस्ट्री में जो भी कंपनी मोबाइल बना रही है वो सारी की सारी उसमें आ जाएगी। तो इंडस्ट्री या उद्योग शब्द का प्रयोग कब होता है, जब हम सारी फर्म्स को, सारी कंपनियों को मिलाकर करके एक प्रोडक्ट की सारी कंपनियों को मिलाकर के बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। और जब हम एक एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों तो वो फर्म कहलाता है, वो एक कंपनी के तौर पर काम कर रहा है। तो जब भी शब्द आए फर्म, मतलब हम एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं। और जब इंडस्ट्री आ रहा है तो एक उस पर्टिकुलर जो गुड है, जो वो वस्तु है, उसको बनाने वाली जो पूरी है वो क्या हो जाएंगी, इंडस्ट्री हो जाएंगी। जैसे मैं आज आपको उदाहरण के तौर पे एक और कहूं, लर्न एंड शेयर जो है वो एक फर्म है, ठीक है, जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। पर जब हम बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में सब कुछ आ जाएगा, स्कूलें भी आ जाएंगी, कोचिंगें भी आ जाएंगी, कॉलेज भी आ जाएंगे, जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आ जाएंगे, ऑफलाइन में भी आ जाएंगे, वो पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री को कवर कर लेता है। पर एक फर्म के तौर पर लर्न एंड शेयर आपके सामने है। तो फर्म और इंडस्ट्री में ये डिफरेंस होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये जो फर्म है मतलब ये जो एक कंपनी है, क्योंकि जनरली हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम व्यक्तिगत की ही बात करेंगे। तो ये जो फर्म है, ये फर्म का क्या सिद्धांत है। अब यहां पर आपको जो पूरा चैप्टर समझना है, पूरा चैप्टर किस लिहाज से समझना, आपको एक उत्पादक के लिहाज से समझना है, आपको एक प्रोड्यूसर की नजर से इस चैप्टर को समझना है। आप ये मत समझिए कि आप स्टूडेंट है, नहीं, आप ये सोचिए कि मैं किसी कंपनी का मालिक या मालकिन हूं, मैं किसी कंपनी को चलाने या चलाने वाली हूं, मैं ये वस्तु बनाता हूं या बनाती हूं। अब इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हम कब हमारी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे इस चैप्टर में आप एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ति का नियम या लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, यहां पर मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। जब कीमतें बढ़ेंगी तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई को बढ़ाएगा, और जब कीमतें गिरेंगी तो उत्पादक क्या करेगा, सप्लाई को भी गिरा देगा, कम कर देगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो सारे चर्चा होंगी वो हम आगे इसी अध्याय में करेंगे, ठीक है। तो मतलब फर्म क्या है, उद्योग क्या है, ये डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। हमें जो पढ़ना है, फर्म का सिद्धांत पढ़ना है। तो आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। यहां प्रश्न उठता है कि कोई भी फर्म किस प्रकार यह निर्णय लेती है कि कितना उत्पादन करना है। अब देखिए, आप आइए, सब कुछ जुड़ा हुआ है बेटा, सब कुछ कनेक्ट है। जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने ये देखा था कि अर्थव्यवस्थाओं के सामने 3 सवाल होते हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। अब आज एक सवाल देखिए, कितना उत्पादन करें, ठीक है। कितना उत्पादन करने का मतलब यही आ गया ना कि हमें कितने, उसकी डिमांड क्या है, क्या नहीं है। तो सवाल अब यहां पर ये उठता है कि जो फर्म है वो किस प्रकार ये निर्णय ले कि वो कितना उत्पादन करेगी, हाउ मच जो है वो प्रोड्यूस करे। ये है। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर किसी भी रूप से सरल या अविवादित नहीं है। उत्तर फर्म के व्यवहार की एक निर्णायक अपितु कुछ हद तक अनुचित मान्यता पर आधारित है। तो उत्तर किसी भी रूप में सरल नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आसान सा यूं आंख बंद करके सवाल का जवाब दे दें, और अविवादित भी नहीं है। विवादित मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, अविवादित नहीं है कि बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ओके। और एक निर्णायक है, इंपोर्टेंट तो है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अनुचित मान्यताओं पर, ठीक मान्यता नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। आइए देखते हैं। हमारे अनुसार फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। बस पूरा अगर प्राइवेट सेक्टर को आप देखेंगे, अगर कोई भी फर्म होगी, कोई भी कंपनी होगी, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य जो होगा ना बच्चों, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अपने लाभ को कमाना ही सबसे बड़ा उसका धर्म है कि साहब मैं लाभ कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। और आज के समय में, आज के युग में हर व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर लूं। अगर चाहे वो बिजनेसमैन हो तो वो सोचेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो वो सोचेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल जाए। 2-3 बातें यहां पे निकलती। पहली बात तो ये कि अगर आप 15 महीने के कमा रहे हैं 15,000, तो उम्मीद ये करेंगे कि यार अगर 20 मिल जाए ना
तो सब ठीक है, मैं इतना 20 जितना तो काम करते हैं। जब 20 मिलने लग जाएंगे तो ये उम्मीद आएगी कि यार 30 तो मिलने चाहिए यार, इतना तो मैं काम करते हैं, पर संतुष्टि आपको कभी भी नहीं होगी, ऐसे प्रॉफिट में वो मिलता जाए। पर दूसरी बात ये भी है कि आज के समय में इंसान के लिए एक प्रकार से जो मेहनत का इनाम है ना, वो पैसा ही है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आप अच्छा काम करते हैं तो आप ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि साहब मेरे पास पैसा आना चाहिए। इसी प्रकार से फर्म है, फर्म का स्टैंडर्ड के साथ वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका सबसे बढ़िया क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब ज्यादा से ज्यादा जब प्रॉफिट होगा तो ये चीज आएगी ना कि हाँ साहब कंपनी ने अच्छा प्रोडक्ट दिया है तभी लोगों ने खरीदा, लोगों ने खरीदा तभी कंपनी के मालिक के पास पैसा आया। तो सीधे तौर पर हर कंपनी का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लाभ अधिकतम करता होता है कि वो लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना चाहती है, लाभ को बढ़ाना चाहती है। अब लास्ट स्लाइड पर एक बार वापस आइएगा, क्या लिखा गया था कि एक निर्णायक है अपितु कुछ हद तक अनुचित मान्यता है। अनुचित है, अनुचित क्या होता है? जो गलत हो। तो लाभ अधिकतमकरण करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? इसमें गलत वाली क्या बात है? वह जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो सीधी सी बात है पैसा कमाना चाहेगा, बट सही रास्ते से कमाना चाहे तो ठीक है। कुछ अपन लोग देखते हैं कभी कभार एडवर्टाइजमेंट इतना किया जाता है, इतना विज्ञापन किया जाता है, जो लोग विज्ञापन करते हैं वो उस चीज का इस्तेमाल भी नहीं करते, ठीक है। जो लोग उसकी गारंटियां ले रहे हैं उन्होंने जिंदगी में कभी इस्तेमाल भी नहीं करा होगा। विज्ञापन में ऐसी ऐसी चीजें जनता को दिखाई जाती है कि साहब ये देखिए, इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हो जाएगा। वो सच्चाई नहीं है, पर प्रॉफिट कमाने के लिए कि साहब देखो इसके द्वारा अगर ऐसा हम प्रमोशन करवाते हैं तो ज्यादा जनता अट्रैक्ट होगी और वो उस माल को ज्यादा खरीदेगी। तो अब प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, जनता को एक गलत प्रोडक्ट कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है, कभी कभार खराब दे दिया जाता है। या जैसे अपन दुकानदार की बात करें तो जैसे आपने क्लास 10th में उपभोक्ता अधिकार का चैप्टर पढ़ा होगा, तो दुकानदार की कोशिश क्या होती है कि बस निकल जाए सामान, अपन को पैसा आना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, सबसे जो मुख्य बात है वो प्रॉफिट का है। तो वो इसी प्रकार से तय करेगी कितना उत्पादन करे जिससे कि अपन को प्रॉफिट हो, लाभ होना चाहिए, लाभ जरूरी है। अतः फर्म जिस मात्रा का उत्पादन तथा बाजार में उसका विक्रय करती है वह उसके लाभ को अधिकतम करती है। तो फर्म जिस मात्रा का उत्पादन करती है, मतलब जिस मात्रा में वो प्रोड्यूस करती है, और बाजार में उसका विक्रय करती है, मतलब उसको बाजार में बेचती है, वह उसके लाभ को अधिकतम करती है। तो जितना वह उत्पादन करेगी और जितना वह विक्रय करेगी उसको बिल्कुल क्लियर रखना होगा। तो उसका विक्रय करती है, वह उसके लाभ को अधिकतम करती है। हाँ, यहां हम ये भी मान लेते हैं कि फर्म जो कुछ उत्पादन करती है उसे बेच देती है, इसलिए निर्गत और बेची गई मात्रा को बहुधा अंत परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जाता है। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए, आप लोगों ने लास्ट के चैप्टर में, मतलब जो अध्याय 3 इसमें उत्पादन तथा लागत पढ़ा था, तो आप लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उत्पादन फलन पढ़ा था। पढ़ा या नहीं पढ़ा? उत्पादन फलन पढ़ा था। इस उत्पादन फलन में क्या था कि जो आपकी आगत है, आगत का मतलब क्या होता है? इनपुट, जो कि आप किसी वस्तु को बनाने के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो श्रम हो, पूंजी हो, कच्चा माल हो, ये सब कुछ वो आ जाएगी आगत। और इन सब के यूज से एक चीज जो बनकर के आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं या आउटपुट कहते हैं, या आम भाषा में हम उसका उत्पादन भी कह देते हैं, ठीक है, उत्पादन भी कह देते हैं। अब इन्होंने 2-3 बातों पर फोकस करो। वो उसके लाभ को अधिकतम करती है, तो जो उत्पादन करेगा वह बाजार में बेचेगा और उससे लाभ कमाने की कोशिश करेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फर्म जह कुछ भी उत्पादन करती है, वो जो कुछ भी उत्पादन करती है उसको बेच देती है, उसको बेच देती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी सामान बनकर के तैयार हुआ है, वो किस लिए बनाया गया है भैया? सेल करने के लिए। किस लिए बनाया गया है? सेल करने के लिए बनाया गया ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया उसको रख लो। आज अगर आप कोई किसी वस्तु के निर्माता हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप वस्तु को अपने पास रख लोगे, आप बेचने के लिए बनाओगे। तो किसी भी चीज का अगर निर्गत हुआ है, आउटपुट हुआ है, तो वो सेल होने के लिए हुई है। आज मैं भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसे घर में रखने के लिए तो कर नहीं रहा हूं। सीधी सी बात है, यूट्यूब पे डालना ही है, उसको यूट्यूब पे लेकर के आना है। मतलब सीधी सी बात है, कस्टमर के बीच में जो है, कंज्यूमर के बीच है, उसको लेकर के जाना है। तो जो निर्गत है, वो बेची गई मात्रा को बहुधा अंत परिवर्ती रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब कभी कभार हम लोग क्या है, निर्गत, आउटपुट और जो बेचा गया है उसको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। निर्गत जो आउटपुट करा है वो किस लिए है? बेचने के लिए करा है, तो इसलिए आउटपुट और बेचा हुआ एक ही बात है।
इसमें डिफरेंस होने की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो निर्गत और बेची गई मात्रा को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि जो निर्गत किया गया है वो सीधी सी बात हम बेचने के लिए ही कर रहे हैं। हम पहले एक फर्म के अधिकतम लाभ कमाने की समस्या को रखकर उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण करते हैं। तो पहले एक फर्म का जो अधिकतम लाभ कमाने की समस्या है कि वो अधिकतम लाभ कैसे कमाए, उसको पूरा परीक्षण करेंगे। इसके पश्चात हम एक फर्म के पूर्ति वक्र का व्युत्पत्ति करते हैं। हम सप्लाई कर्व जो है उसका कैसे डेराइव होता है वो जानेंगे, जैसे अपन ने डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ति वक्र निर्गत का वह स्तर दर्शाता है जिसका चयन एक फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन करने के लिए करती है। तो पूर्ति वक्र, सप्लाई वक्र कर्व जो है निर्गत के उस स्तर को, उस लेवल को दर्शाता है जिस पर एक जो फर्म है, जो एक कंपनी है, वो बाजार कीमत पर, मतलब जो कीमतें बाजार में है उस पर विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन करने को तैयार है कि साहब इतने मूल्यों पर हम इतना उत्पादन करेंगे। यहां पर यही बात निकल करके आती है, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ओके, अंत में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों को समूहित किया जाता है तथा बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त किया जाता है। तो पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है, इंडिविजुअल जो सप्लाई कर्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो सारे इंडिविजुअल्स है उनको क्या कर देंगे, मिला देंगे, और एक मार्केट जो सप्लाई कर्व है उस कर्व को बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, तो जो मार्केट का है उसको एक साथ बना लिया जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए फर्म ए है, ये फर्म बी है, ये फर्म सी है और ये फर्म डी है। ये जो चारों है, इन चारों ने कुछ सप्लाई करी। तो जैसे अब मान लीजिए इसका है, तो पहले इसका कर्व बन जाएगा, फिर इसका कर्व बन जाएगा, फिर इसका कर्व बन जाएगा और फिर इसका कर्व बन जाएगा। अब होगा क्या, जो इन सब का चारों का डेटा है उसको ज्वाइन कर लेंगे कि साहब इसने, जैसे मान लीजिए 10 सप्लाई करी, इसने 5 करी, इसने 15 करी, इसने 20 करी। अब टोटल देखो तो 10, 5, 15, 15, 30, 50। तो अब इस 50 के हिसाब से ये पूरी मार्केट की सप्लाई है कि मार्केट में इतनी सप्लाई हो रही है, तो फिर इस हिसाब से एक कर्व बना दिया जाएगा जो क्या कहलाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व कहलाएगा। ठीक है, बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। जैसे कि मतलब आपने अगर उपभोक्ता संतुलन वाले चैप्टर को बड़े विस्तार से अच्छे से पढ़ लिया है तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे व्यक्तिगत बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग की बात करी थी, वैसे यहाँ पर हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति की बात करेंगे, और जैसे बाजार मांग की बात करी गई थी यहाँ पे वैसे बाजार पूर्ति की बात करी जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना था वो अपन ने देख लिया। अब अपन आ जाते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन। पारिभाषिक लक्षण। देखिए बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है बिल्कुल कट टू कट कंपटीशन है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस आने से बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आज आप हैं और आपका एक कोई कॉम्पिटिटर है। ठीक है, वैसे तो आप जैसे जो विद्यार्थी है जो खूब मेहनत से कर रहे हैं तो कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता, आपके ही अच्छे मार्क्स आएंगे। पर फिर भी मान लेते हैं कोई एक ऐसा विद्यार्थी जो आप जितनी मेहनत कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे 100 में से 98 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं और उसके 98.5 आ रहे हैं, इस 0.5 से भी क्या हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये कट टू कट कॉम्पिटिशन है कि 0.5 से मेरा स्कूल में टॉपर बनने का जो सपना है वो टूट सकता है, बोर्ड में टॉपर बनने का सपना टूट सकता है। तो ये थोड़ा सा कट टू कट कंपटीशन जो होता है ना वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। जब हम बाजार की बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार है उनकी चर्चा करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की जब हम लोग चर्चा करते हैं, पहली बात तो बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है, वह बाजार है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले बाजार का अर्थ क्या है? देखिए, बाजार में कौन है? दो लोग हैं बच्चों, एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। तो जो खरीदने वाला है वो कौन होगा? क्रेता होगा। खरीदने वाला कौन है? क्रेता है। और बेचने वाला कौन है? विक्रेता है। खरीदने वाला क्रेता है और बेचने वाला विक्रेता है, और जो जहां खरीदा बेचा जाएगा वही बाजार है। तो अब देखिए, क्रेता और विक्रेता, अब यहां पे जब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तब हम ये कहते हैं कि क्रेता भी बहुत सारे हैं और जो विक्रेता है वह भी काफी है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो यहां पे
क्रेता भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ज्यादा है क्रेता भी, और विक्रेता भी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो चीज मैं मार्केट में बेच रहा हूं वैसी चीज कोई दूसरा नहीं बेच रहा, ऐसा नहीं है। जैसी चीज मैं मार्केट में बेचता हूं वैसी ही सेम चीज और सारे जो बेचने वाले हैं वो भी बेच रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि खरीदने वाले कुछ लोग हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहां पर अब इनके पास क्या है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है कि साहब जैसा मैं बेच रहा हूं वैसा पास वाला भी बेच रहा है, उसके पास वाले भी बेच रहा है, तो लोग कहीं से भी खरीद सकते हैं। और कंज्यूमर के मन में, क्रेता के मन में यह है कि मैं इससे भी खरीद सकता हूं, इसके पास भी जा सकता हूं, उसके पास भी जा सकता हूं। तो जहां पर क्रेता बहुत ज्यादा हो, विक्रेता बहुत ज्यादा हो, वैसे मार्केट को क्या कहा जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी मार्केट कहा जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो मार्केट है वो कहा जाएगा। एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की समस्या का विश्लेषण करने के क्रम में हमें सबसे पहले बाजार का वातावरण जिसमें फर्म कार्य करती है को स्पष्ट करना होगा। बाजार का वातावरण का मतलब यहां पर यह है कि बाजार किस प्रकार का है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, जैसे मैं आपको बताऊं तीन चार प्रकार के बाजार होते हैं। एक जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का हो गया, एक होता है बच्चों मोनोपोली वाला। वैसे आपके ये टॉपिक्स अब हटा दिए गए हैं, पहले एक चैप्टर 6 हुआ करता था, उसमें था मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। ये जैसे एक विशेष में आपको मोनोपोली बता रहा हूं, बाकी ज्यादा पे डिस्कस नहीं करेंगे। मोनोपोली मार्केट है, इसको एकाधिकार भी कहा जाता है। एकाधिकार का साफ अर्थ आपको दिख रहा है कि जिस पर एक का अधिकार। अब यहां पर क्या है, खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं पर बेचने वाला एक ही होगा, कोई दूसरा नहीं, वो एक ही है, उससे आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो अब ये अगर ज्यादा में बेचेगा तो भी आप खरीदोगे, सस्ते में बेचेगा तो भी आप खरीदोगे, आपके सामने ही किसी दूसरे को सस्ते में दे दे और आपको ज्यादा में दे रहा है तो भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई इसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं भाई। यहां पर तो क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, अच्छा ये सामान 10 का है तुम 11 में दे रहे हो, कैसे लो, मैं दूसरे वाले से ले लूंगा, है ना। आज आप अगर घर में कभी मम्मी के साथ, दीदी के साथ, किसी के साथ मार्केट गए हो तो मम्मी क्या करती है, क्या कहती है, ये सामान 800 का, अरे भैया पड़ोस वाली दुकान वाला 500 में दे रहा है, इसके 800 कत्ते ही नहीं, रखो अपना आपके पास। तो वो क्या है, धमकी दी जा रही है। सच्चाई तो ये होती है कि वो पड़ोस वाला भी 500 में नहीं दे रहा है, ठीक है, पर वो धमकाया जाता है, डराया जाता है कि देखो वो 500 में दे रहा है, मैं आपका छोड़ करके उसके बाद चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद जाकर करके ये बोल देंगी कि अरे भैया वो तो 600 में दे रहा था, आप इसके इतने ले रहे हो, मैं तो नहीं दूंगी। और ये टैलेंट भी होता है महिलाओं में कि दुकानदार मान जाता है, उसको उनको आसपास की रेट पर दे ही देता है। पर जहां एकाधिकार होगा वहां पर तो वो जैसा भी कर रहा है, अगर ज्यादा में बेचे कम में बेचे, हमें उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो पहले जो बाजार का वातावरण है वो देखेंगे। इस अध्याय में हम एक ऐसे बाजार वातावरण का अध्ययन करेंगे जिसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। तो इस अध्याय में हम एक ऐसे बाजार का चर्चा करने वाले हैं जिसको क्या पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो कहा जाएगा। एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में निम्न पारिभाषिक लक्षण होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से लक्षण हैं, इनको देख कर करके ही हम पता लगा सकते हैं कि भैया वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहला, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तो आपके क्रेता, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, और विक्रेता भी बहुत है, मतलब बेचने वाले भी बहुत हैं और क्रेता भी बहुत है। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। अब देखिए इस चीज को समझिए, एक रूप वस्तु, होमोजीनियस प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। एक रूप वस्तु का मतलब है बिल्कुल एक जैसी, कैसी, बिल्कुल एक जैसी। जैसे कि कभी कभार जब आप एमसीक्यू करते हो तो आपको लगता होगा कि यार चारों एमसीक्यू एक जैसे ही हैं, इसमें आंसर कौन सा होगा, है ना। तो वो एक जैसे से हो जाते हैं। तो एक रूप वस्तु का मतलब है सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल 0% चेंज चीज है। मान लीजिए कि मैं मोबाइल बेचने वाला हूं, मैं एक्स कंपनी का मोबाइल बेच रहा हूं, तो यहां पर जो 20 दुकानें हैं वो उसी एक्स कंपनी का मोबाइल बेच, जो जिस कंपनी का मैं बेच रहा हूं उसी का वो बेच रही है। तो जो मेरे मोबाइलों में फीचर होगा वही उसी के में होगा, वही फिर दूसरे के में भी होगा। तो मतलब एक जैसी वस्तु। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब मुझे पता है कि 20 दुकानदार एक जैसी ही वस्तु बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा किसी से भी खरीद लो।
इससे खरीद लो, उससे खरीद लो, उससे खरीद लो, जो ज्यादा लगाएगा आप से उसके पास जाना नहीं, और जो कम में या ठीक रेट में दे देगा अपन उससे खरीद लेंगे। तो एक रूप वस्तु होगी। फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। तो आप भेद या डिफरेंस नहीं कर सकते कि साहब ये अलग है वो अलग है। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। मतलब कोई भी फर्म, मतलब अब कोई भी नई कंपनी जो है वो बाजार में एंटर हो सकती है, मतलब वो भी अपनी दुकान लगा सकती है, और कोई पुरानी कंपनी है वो भी बाहर जा सकती है। तो मतलब आने पर और जाने पे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होती। पर जैसे कि एकाधिकार बाजार की हम चर्चा करते हैं, मोनोपोली मार्केट की अगर हम चर्चा करते हैं, तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि हर कोई उसमें एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक के पास अधिकार है, किसी एक के पास अधिकार है, और वो बाहर जाएगा नहीं, किसी दूसरे को अंदर आने देगा नहीं। पर यहां पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, पूरी छूट है कि कोई भी मार्केट में एंटर हो सकता है और कोई मार्केट से बाहर जा सकता है। जानकारी पूर्ण होती है, और ये चीज तो हम शुरुआत से मान करके चल रहे हैं कि जो उपभोक्ता होता है या क्रेता जो होता है, खरीदने वाला जो होता है, उसको बाजार का पूर्ण जानकारी होती है, वो विवेकशील होता है। तो यहाँ पर भी जो खरीदने वाला है उसको मार्केट की पूरी जानकारी है कि वे ये सब जो है एक जैसा सामान बेच रहे हैं, सबकी जो रेट है, कीमत है वो एक जैसी है, तो इतने में ही ये बेचेंगे, इससे ज्यादा या इससे कम पर नहीं। तो पूरी जानकारी होती है। तो ये जो 4 लक्षण है ना, 4 लक्षण किसके हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता भी होंगे, एक रूप वस्तुएं होंगी, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होगा, बहिर्गमन का मतलब बाहर निकल जाना, और पूरी जानकारी होगी, पूर्ण जानकारी होती है। बड़ी संख्याओं में क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ है कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब देखिए, इसका एक मैं सबसे बेस्ट आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। आज हम लोग सब, चाहे आप हो कोई भी हो, जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी वस्तु पर तो घमंड करते ही हैं। सब मेरा है, मैं हूं, वो बात अलग है कि वो घमंड चकनाचूर हो ही जाता है, पर हम घमंड करते हैं। पर घमंड किस चीज का करें अपन लोग? आज इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा प्लेनेट है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी है ना, एक छोटा सा ही तो प्लेनेट है। उस इतने छोटे से प्लेनेट में भी हम एक बहुत छोटे से कण के समान आज हम लोग हैं। ठीक है, हम लगता है कि हम इतने बड़े, पर हम एक छोटे से कण। तो इतना बड़ा जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बेटा, जहां हमारी सिर्फ जो कण का, जो धूल का एक छोटा सा कण होता है ना, उतनी सी वैल्यू हमारी है। ये क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा है। आज इसे मान लीजिए कहीं पर हम 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोग में कोई मुझे अच्छे से पहचान लेगा, हाँ ये, पर करोड़ों लोग खड़े हैं तो क्या वैल्यू है? ये कीड़े मकोड़े जैसे से लगेंगे, रे यार इतने खड़े हैं, कोई बड़ी बात हो रही है? उसी प्रकार से तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि हम बिल्कुल इतने छोटे से कण के समान। तो इसी प्रकार से मार्केट में आ जाओ। अब मार्केट में बहुत बड़ी संख्या में क्या है? क्रेता, खरीदने वाले बहुत हैं। तो भैया आपके अकेले के से कुछ नहीं होगा। आप बोलो नहीं नहीं मैं तो आज से खरीदना ही बंद कर दूंगा, तो कर दे बंद, और खरीद लेंगे। और बेचने वाले बहुत सारे हैं, वो बोलेगा नहीं साहब मैं तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बेचूंगा सामान, मत बेच, मैं दूसरे से ले लूंगा। तो आप इतने छोटे हो कि आप कुछ भी मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कर दूंगी, पर हम सच में ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, हम नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी। उसी प्रकार से यहां पे बोला गया है कि बहुत बड़ी संख्या में खरीदने वाले भी और बहुत बड़ी संख्या में बेचने वाले भी। अगर आप नहीं खरीदोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप नहीं बेचोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे से खरीदा या बेचा जा सकता है। इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता, मतलब कोई एक एक इंडिविजुअल खरीदने वाला और बेचने वाला अपने आकार में बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब अपने स्तर पर, अपने लेवल पर बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता कि साहब मैं सामान नहीं खरीदूंगा तो ये पूरा बाजार ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं सामान नहीं बेचूंगा तो सारे के सारे जो क्रेता हैं वो रोड पे आ जाएंगे, किससे सामान खरीदेंगे? ऐसा नहीं है। वो एकाधिकार में हो सकता है, पर यहां पर नहीं। एक रूप उत्पादों का आगे अर्थ है कि प्रत्येक फर्म का उत्पाद समान है। अब एक रूप उत्पाद देखो, तो हमने क्या क्या बोला? पहला जो पॉइंट बोला था बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता, तो उसका तो अर्थ क्या हो गया कि बहुत बड़ी संख्या में है और वो बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते। उसके अलावा जो दूसरा है वो क्या? एक रूप उत्पाद, होमोजेनियस प्रोडक्ट। इस होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रत्येक फर्म का उत्पाद समान है। मतलब जो प्रत्येक फर्म है उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? एक जैसा है। प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, प्रोडक्ट में 0% चेंज है। अतः बाजार में एक क्रेता किसी भी फर्म से खरीद करने का चुनाव कर सकता है और उसको
समान उत्पाद प्राप्त होता है। तो बाजार में, मार्केट में जो भी खरीदने वाला है वो किसी भी फर्म से खरीद सकता है। ठीक है, मैं इससे खरीदूं उससे खरीदूं, क्योंकि पता है उसको भैया सारी जगह एक जैसा सामान मिल रहा है। इसके पे भी एक्स कंपनी का मोबाइल, इसके पे भी एक्स का, इसका भी एक्स का, इसके भी एक्स का, कहीं से भी खरीदो और वो जहां से भी खरीदेगा उसको एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या था? स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन का अर्थ है कि फर्मों का बाजार में प्रवेश करना और साथ ही छोड़ना सरल होता है। तो आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है कि साहब हमें तो फायदा नहीं हो रहा है, आप छोड़ करके चले जाइए। अगर तो कहीं बाहर बैठे हुए को लगता नहीं साहब इस वाली जो फील्ड है इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, मुझे एंटर होना चाहिए, तो आप फर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बड़ी संख्या में फर्मों के अस्तित्व के लिए शर्त अनिवार्य है। और बड़ी संख्या कब बनी रहेगी? जब आना अलाउड होगा। जब किसी का आना अलाउड होगा। जैसे आज मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आज मैं चाहता हूं कि जो मेरी शादी है उस मेरी शादी में बड़ी संख्या में लोग आए, ठीक है ना। अभी मेरी शादी हुई नहीं है ठीक है ना, और मेरा ऐसा विचार भी नहीं है किसका शादी करने का, नहीं मतलब शादी का तो है, पर ऐसा विचार नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग बुलाओ ठीक है, चलो तो बड़ी संख्या में लोग आए। पर आज एक बात मान लीजिए कि मैंने 100 लोगों के एंटर होते ही गार्ड को बोला भैया गेट बंद कर दो एंट्री लिख दो क्लोज्ड, तो फिर कोई आ पाएगा क्या भैया? कोई आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो उसी प्रकार से अगर जब मार्केट में हम ये चाहते हैं कि भैया ये बड़ी संख्या में फर्म रहे, तो उस बड़ी संख्या के लिए जरूरी भी तो है ना कि आती जाती रहे फर्म, आए फिर कोई निकल गए तो उसकी जगह और आए। तो जब आएंगे तभी तो संख्या बढ़ेंगी और तभी तो बड़ी संख्या बनी रहेंगी, तभी तो क्या होगा, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहलाएगा। यदि प्रवेश कठिन होता अथवा प्रतिबंधित होता तो बाजार में फर्मों की संख्या थोड़ी हो सकती थी। अगर प्रवेश प्रतिबंधित होता, रोक टोक वाला होता, बैन होता, तो उसमें संख्या थोड़ी हो सकती है। जैसे मोनोपोली का मैं उदाहरण आपको देता हूं। आज मोनोपोली एकाधिकार में जनरली क्या होता है, कुछ चीजें सरकार कंट्रोल करती है। जैसे आज रेलवे है, रेलवे सरकार ने कंट्रोल कर रखा है, नहीं तो कल को पता चला और किसी का भी, प्राइवेट की भी रेलवे चल रही है और सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। इसके अलावा जैसे मैं आपको करेंसी का देख लीजिए, मुद्रा बैंकिंग सरकार ने ले रखा है और कोई हर कोई नहीं छाप सकता। तो यहां पर कुछ जगह ऐसी है कि अगर प्रतिबंधित होगा तो फिर वह ज्यादा संख्या होगी नहीं ना, ज्यादा संख्या होगी नहीं, तो कुछ चीजों में क्या है मोनोपोली हो सकती है। बाकी जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की हम लोग बात कर रहे हैं वहां ऐसा नहीं होगा, फर्मों की संख्या थोड़ी हो जाएगी अगर हम रोक टोक लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो पूर्ण जानकारी से अभिप्राय, अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा था पूर्ण जानकारी से अभिप्राय है कि सभी क्रेता और विक्रेता उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता एवं अन्य संबंध वितरण से बाजार के बारे में पूर्ण रूप से सूचित रहते हैं। तो चाहे क्रेता हो, खरीदने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, उसको पता है कि उत्पाद की जो कीमत है, प्राइस है, वो कितनी रहेगी, उसकी क्वालिटी कैसी है, और बाकी भी जो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, सारी जानकारी है, वो उसको पता रहेगा। तो बाजार के बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी रहेगी। ये लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता में फलित होते हैं कि कीमत स्वीकारक व्यवहार है। कीमत स्वीकारक व्यवहार, यह इसको हम लोग कहते हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर बिहेवियर, ये क्या होता है इसको समझिए बेटा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज यहां पर फर्म जो है ना, फर्म प्राइस लेने वाली है, तय करने वाली नहीं है। एक तो होता है प्राइस टेकर और एक होता है प्राइस डिसाइडर, कि डिसाइड करने वाला कौन है। आज एक बात मैं ये कहता हूं, जब एक जैसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपए है फॉर एग्जांपल, इसकी 10,000 है और अभी यहां पूरे मार्केट में 20 दुकानें हैं, तो मैंने मेरी इच्छा से 10,000 नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जो आगे से कंपनी ने तय करके भेजा था उसी में है कि हाँ भैया 10,000 है। मैंने अपना ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ जोड़ उड़ा करके पता चला 10 है। मैं 10 में बेच रहा हूं तो पास वाला भी 10 में बेचेगा, उसके पास वाला सारे के सारे 10 में बेचेंगे, क्योंकि आगे से कंपनी से ही तय होकर के आइए कि भैया 10 का लास्ट है। साथ में बनी होगी 1,000-1,500 और मान लो कहीं टैक्स वैक्स के, ट्रांसपोर्टेशन के, 1,000-1,500 प्रॉफिट कमा लिया बस। अब अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी यहां पर जो जितनी 20 दुकानें, वो अगर कम करने लगा रेट, तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो लॉस में जाएगा, क्योंकि ये प्राइस जो तय करके है वो आगे से आई है, उसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट का फायदा नहीं है, और प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर मार्केट में बैठे किस लिए भैया? पैसा कमाने के लिए तो बैठे ना, तो उससे नीचे जाएगा नहीं। ज्यादा कर नहीं सकता कि मैं 10,500 में बेच दूं, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि भैया सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं और ये 10,500 में बेच रहा है तो वो 10 में बेचेगा, तो ये तो 500 एक्स्ट्रा ले रहा है,
तो फिर आपकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये क्या है, प्राइस टेकर है, कीमत स्वीकारक है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है फर्म, तय करने वाली नहीं होती है। एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है, तो कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है वो देखिए। से कीमत स्वीकारक फर्म को विश्वास है कि यदि बाजार कीमत से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है तो ये जिस मात्रा का उत्पादन करती है उसे बेचने में असमर्थ होगी। तो ये कहती है कि अगर बाजार जिस कीमत को तय करती है, मार्केट जिस कीमत को तय कर लेता है, अगर उससे ऊपर बेचने की कोशिश करेगी तो वो असमर्थ होगी, वो नहीं बेच पाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई 10,000 की चीज थी और कोई कंपनी उसको 11,000 में बेच रही है, कौन खरीदेगा भाई उससे? क्योंकि पूरे मार्केट को नॉलेज है कि ये सामान तो 10,000 में मिलता है, और ये नहीं तो इसका भाई, और इसका भाई नहीं तो उसका भाई, सब मुझे 10,000 में सामान बेचेंगे और एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलना है, तो फिर क्यों मैं 1,000 एक्स्ट्रा दूं? कोई नहीं देगा फिर। दूसरी ओर यदि निर्धारित कीमत बाजार कीमत के समान अथवा उसकी तुलना में कम हो तो फर्म जितनी इकाइयां विक्रय करने को इच्छुक हो उतना विक्रय कर सकती है। और अगर निर्धारित कीमत बाजार कीमत के अगर समान है, बराबर है या उसकी तुलना में कम है तो वो चाहे जितना बेचना चाहे तो वो बेच सकती है। अगर कोई 10,000 का सामान है और वो 9.5 में बेच रहा है तो फिर तो वो ज्यादा बेच सकता है, तो अपनी इच्छा से जितना वो बेचना चाहे वो बेच सकता है, पर वो ये देखेगा कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा। एक खरीदार के दृष्टिकोण से किस कीमत को स्वीकार करता है। अब देखो, खरीदार के दृष्टिकोण से देखो, ये तो जो था किसकी तरफ से था, जो बेचने वाला उसकी तरफ से। खरीदार की दृष्टि से देखो, खरीदार निश्चित रूप से सर्वाधिक संभावित न्यूनतम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है। तो देखो, अब जो खरीदार है अपन लोग हैं, अपन क्या चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते में अपन को माल मिल जाए, कम से कम जो कीमत है ना उस पर मिले, और वही अपने लिए क्या है, कीमत स्वीकारक है कि साहब 10,000 है, 10 नहीं है, 8 में दे दो यार, 8 में दे दो। और अगर पहली बार में 8 में दुकानदार मान जाता तो मन में ये रहता है यार 7 बोल देता तो मजे आ जाते, 1,000 और बच जाता, ठीक है ना। तो न्यूनतम कम से कम कीमत पे खरीदना चाहेगा। तथापि एक कीमत स्वीकारक खरीदार को यह विश्वास होता है कि यदि उसने बाजार कीमत से कम कीमत की मांग की तो कोई भी फर्म उसे उस वस्तु का विक्रय करने की इच्छुक नहीं होगी। अब पर जैसे मान लीजिए कि सारे ही किसी सामान को 10-10 हजार में बेच रहे हैं और एक मेरे पास व्यक्ति आता है कहता भैया 9.5 में दे दो, तो फिर मैं उसको बेचने को इच्छुक नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि भाई मुझे तो 500 का नुकसान हो रहा है, मुझे तो 500 का नुकसान हो रहा है। और दूसरे मुझे ये भी पता है कि मैं छोड़ो पूरा मार्केट इसको 9.5 में नहीं देगा, क्योंकि सबने एक रेट कर रखी, भैया एक रेट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो एक है अपनी, तो फिर इसलिए कोई जो कंपनी है उसको सामान नहीं बेचेगी। दूसरी ओर यदि मांगी गई कीमत बाजार कीमत के समान अथवा उससे अधिक है तो खरीदार इच्छित मात्रा में वस्तु की वस्तु क्या है प्राप्त कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए जो खरीदने वाला व्यक्ति है, अगर वो मुझसे उसी कीमत में 10,000 में सामान मांगेगा, मैं बेच दूंगा, वो चाहे जितना खरीदे मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उससे ज्यादा मुझे अगर देगा, मैं एक बेचने वाला हूं और मुझे 10 की जगह 10,500 देगा, भैया 10,500 ले लो पर ये चीजें मुझे दो, तो मैं बेच दूंगा। तो फिर वो चाहे जितनी खरीदे पर कम में नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तय है। चूंकि यह अध्याय केवल फर्मों से ही संबंध रखता है, हम खरीदार के व्यवहार के विषय में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्मों की बात करता है, इसलिए फर्म की चर्चा करेंगे, ज्यादा खरीदार की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बावजूद हम उन स्थितियों की पहचान करेंगे जिनके अंतर्गत कीमत स्वीकारक फर्मों के लिए एक सार्थक पूर्व धारणा है। तो हम वहां जरूर चर्चा करेंगे जहां कीमत स्वीकारक जो है वो एक सार्थक पूर्व धारणा है, मतलब पहले से तय है। आइए आरंभ करते हैं कि एक ऐसी स्थिति से जहां बाजार में प्रत्येक फर्म समान कीमत लेती है और वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करती है। तो ये हम ऐसी स्थिति लेंगे जब क्या होगा, एक ही सामान लिया जाएगा और समान कीमत पे जो है सामान को बेचा जाएगा। अब मान लीजिए कि एक विशेष फर्म अपनी कीमत को बाजार कीमत की तुलना में बढ़ा देती है। अब मान लो कि कोई फर्म है, जैसे 10,000 का सामान था, अब उसको वो कह रही है कि एक फर्म कहती है मैं तो 10.5 में बेचूंगी, या एक दुकानदार कहता है मैं 10,500 में बेचूंगा, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, चूंकि सभी फर्में एक वस्तु का ही उत्पादन करती है तथा सभी खरीदार बाजार कीमत से पूर्ण रूप से अवगत है, तो इस प्रश्न पर फर्म अपने ग्राहक खो देगी। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ही 10 की जगह 10.5 कर दिया, मैं बेचने वाला हूं और मैंने 10,500 कर दिया, तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो कंज्यूमर है उन सबको पता है कि यहाँ पे रेट सबकी सेम है, एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रही, तो जो मेरे पास कंज्यूमर आते थे ना वो भी चले जाएंगे, मैं उनको भी खो दूंगा, क्योंकि उनको पता है भैया यार मनीष भैया तो 10.5 में सामान बेच रहे हैं, 500 का क्यों ना खाऊं, मैं दूसरे से 10 में खरीद लूंगा। कोई भी नहीं खाएगा ना भैया, कोई भी नहीं खाएगा। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए पैसा है, ठीक है, पैसा है। आज एक बात मैं आपको बताऊं, रियलिटी ये भी है, आज कोई मेरा खास है और वो काम करता है, पर वो उस काम के लिए बोल दे कि साहब मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा, और कोई दूसरा व्यक्ति बोले यार 17,000 में कर देंगे, काय तो मैं किससे कराऊंगा? जानकार से कराऊंगा? नहीं, उससे कराऊंगा।
क्योंकि यार मैं मेरी जानकारी के चक्कर में 30,000 का एक्स्ट्रा माल थोड़ी खाऊंगा। तो वही बात यहाँ पे, जब उसको पता है 10,000 में पूरा मार्केट 10,000 में सामान बेच रहा है, ये 10.5 में बेच रहा है, तो मैं क्यों खरीदूं? तो उसके कस्टमर जो है हाथ से निकल जाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे खरीदार अन्य फर्मों की ओर रुख करेंगे, कोई समायोजन संबंधी समस्या खड़ी नहीं होगी। उनकी मांगे तुरंत से पूरी हो जाती है क्योंकि बाजार में अनेक फर्म होती है। तो जैसे जैसे खरीदार दूसरी फर्मों की तरफ जाएंगे तो कोई उनके पास ऐसी परेशानी नहीं खड़ी होगी और जो भी डिमांड वो पूरी मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। याद कीजिए कि बाजार कीमत से अधिक कीमत में वस्तु की किसी भी मात्रा का विक्रय करने के लिए एक व्यक्तिगत फर्म को असमर्थता बिल्कुल वही है जो एक कीमत स्वीकार की पूर्व धारणा है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर बाजार कीमत से अधिक कीमत पे बेचते हैं तो कंपनी असमर्थ है, वो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कीमत स्वीकारक है, वो स्वीकार कर रही है कि इसी कीमत पे बेचना है, उससे ज्यादा पे वो नहीं बेचेंगे। ओके, अब आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो रेवेन्यू की चर्चा करेंगे, संप्राप्ति की चर्चा करेंगे। ओके, और ये बच्चों आप लोगों के लिए कोर्सेज है, मैं सच में इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को ये कोर्सेज खरीदने चाहिए। कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के बहुत शानदार कोर्सेज हैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास की पीडीएफ्स हैं, आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन पर। और इन कोर्सेज को लेने के लिए इन 2 नंबरों पर टीम को कॉल करें और कहें कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और ये एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एंड आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।